Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is medical complications of pregnancy. Every mother needs to have a normal healthy baby जिसकी कोई complications ना हो और treatment जो हो safe हो whatever अगर कोई उसे infection हो तो उसकी treatment during the pregnancy वो safe हो कोई infection जो further बच्चे को ना जाए. First of all that disease जो affect करती है the condition that affects pregnancy is renal disease. रीनल डिजीज़ वुमेन विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ऑब्वियसली वो कंसीव तो कर सकती हैं. उसकी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या है? सेफ कॉन्ट्रासेप्शन दें अंटिल अनलेस दे वांट अ प्रेगनेंसी एडवाइस. फर्टिलिटी इश्यूज इफ़ इंडिकेटेड. जेनेटिक काउंसलिंग इफ़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स. रिस्क टू मदर एंड फीटस क्या हो सकते हैं बच्चे को और माँ को खतरे. लो डोज एस्पिरिन पे रखें और उसका ब्लड प्रेशर चेक करें. अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट में एंटी हाइपरटेंसिव से एडवाइस करें. एंटीकोगुलेंट थेरेपी दें इन केस अगर वंस प्रेग्नेंट इन वुमेन विद सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया. अगर प्रोटीन यूरिया है जो कि अक्सर होता है रीनल डिजीज़ में तो फिर ऐसे लोगों को एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी दें. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का इफेक्ट प्रेगनेंसी पे. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये कि काफ़ी अरसे से उसे है किडनी डिजीज़ और ऐसे सूरत हाल में वो प्रेगनेंसी जिसका सीरम क्रेटिनिन लेवल लेस दैन 110 मिली माइक्रोमोल पर लीटर हो, मिनिमम प्रोटीन यूरिया लेस दैन 1 ग्राम पर 24 आवर्स हो एंड एब्सेंट और वेल कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी हो. इट हैज़ बीन शोन टू हैव अ लिटिल और नो एडवर्स इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म मैटरनल रीनल फंक्शन. अगर तो अच्छे से कंट्रोल्ड है तो फिर माँ को भी कुछ नहीं होगा, बच्चों को भी लकीली कुछ नहीं होगा. बट इन केस अच्छे से नहीं कंट्रोल, प्री एक्लम्शिया में चली गई खातून, अगर कोई प्री एक्लम्शिया में चली गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम NSAIDs देंगे. आगे से NSAIDs क्या करेंगे, वो मैटरनल रीनल फंक्शन के लिए थ्रेटन कर देते हैं, क्रिटिकल हो जाती है ऐसी सिचुएशन. स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़. एक है स्टेज 1 जिसमें किडनी डैमेज होती है और GFR भी नॉर्मल है, सीधी सीधा ख़राब नहीं हुई. इट इज़ ग्रेटर दैन 90 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर. दूसरी स्टेज है किडनी डैमेज बट विद माइल्ड और लो GFR. 60 to 89 इसका एस्टिमेटेड GFR. मॉडरेट जो है स्टेज 3 30 to 59, सीवियरली लो 15 to 29, किडनी फेलियर लेस दैन 15 और डायलिसिस होती है. इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज और प्रेगनेंसी आउटकम. क्या इफेक्ट होता है? प्री टर्म डिलीवरी कर सकती हैं ऐसी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन कर सकती है. इसके अलावा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है. मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट कैसे मॉनिटर करेंगे? BP, रीनल फंक्शन में क्रेटिनिन, यूरिन में इन्फेक्शन, प्रोटीन यूरिया, FBC कराएंगे, हीमोग्लोबिन, फेरेटिन चेक करेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड, फीटल अल्ट्रासाउंड, एनाटमी, उसका डॉपलर से यूट्रिन आर्टरी और उसकी ग्रोथ भी चेक करते जाएंगे. प्रेगनेंसी इन वुमेन विद रीनल ट्रांसप्लांट. जिन खवातीन को रीनल ट्रांसप्लांट लगेगा, ऑब्वियसली एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, जिनको रीनल ट्रांसप्लांट लगेगा उससे पहले की स्टेज डायलिसिस पे आ जाते हैं. तो हीम डायलिसिस वेरी इफेक्टिव है फ्लूइड रिटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट्स को, प्लाज्मा वॉल्यूम को क्लीन अप करने के लिए. तो आप डायलिसिस को भी रख सकते हो प्रेफरेंस पे. लेकिन अगर रीनल ट्रांसप्लांट तक नौबत आ गई है तो लो डोजेस ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आप ऑब्वियसली देते हो ख़वातीन को और पेशेंट्स को, और विच इंक्लूड्स टैक्रोनिमस, एज़ाथाइप्यूरिन, मेथोट्रेक्सेट, प्रेडनिसोलोन. अगर तो प्रेडनिसोलोन और टैक्रोनिमस देते हो तो एक बात का ख्याल रखना कि उसकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की स्क्रीनिंग भी कराओ, क्योंकि ये दोनों ड्रग टैक्रोनिमस और प्रेडनिसोलोन डायबिटीज़ मेलिटस ना करा देती हैं. गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की प्रेगनेंसी काउंसलिंग तकरीबन एक की तरह की है कि हीमोग्लोबिन H1AC इज़ लेस दैन 42 मिलीमोल पर मोल विदाउट इंड्यूसिंग हाइपोग्लाइसीमिया. उसका मतलब ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रखें. फॉलिक एसिड दें. पेरी कंसेप्शन एडजस्टमेंट टू अदर मेडिकेशन लाइक स्टेटिन या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स प्रेगनेंसी से पहले उसे प्रोवाइड करें. अगर पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली क्या मसले हो सकते हैं? बहुत सारे. फीटल एनॉमलीज लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कार्डियक एनॉमलीज और ऑर्गेनोजेनेसिस के पीरियड में विद इन द फर्स्ट 24 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में अगर कंट्रोल ना रहे डायबिटीज़ मेलिटस प्रॉपर्ली तो बहुत सारा मसला हो सकता है. तो फीटल हीमोग्लोबिन तो मटरनल हीमोग्लोबिन A1C को लेकिन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना पड़ता है. अगर नहीं होती तो फिर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अर्ली फीटल लॉस. डायबिटिक वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है लाइक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी. तो इसको इसलिए ही कहते हैं कि ऑप्टिमाइज़ रखें, पूरी कंट्रोल रखें. मटरनल फीटल कॉम्प्लिकेशंस में जो ख़वातीन को डायबिटीज़ मेलिटस होता है 2 से 4 गुना ज़्यादा उनमें मसला है, 3-fold मोर मसले हैं कि उन्हें उनके बच्चों को कार्डियक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशंस, फीटल ये कार्डियक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, फीटल मैक्रोसोमिया, ट्रोमेटिक बर्थ एंड शोल्डर डिस्टोशिया दे आर मोर कॉमन, क्योंकि मैक्रोसोमिक बेबीज़ है लाइक हैवी वेट्स और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. देयर प्रोपोर्शन इज़ अ लॉट बिग. स्टिल बर्ड्स भी हो सकती हैं इन थर्ड ट्राइमेस्टर और द प्रेजेंस ऑफ द
fetal macrosomia frequently prompt the early term delivery in diabetics mother. वैस्कुलर डैमेज भी हो सकता है, जैसे बताया कार्डिक डिजीज़ हो जाती हैं. हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट? मैनेज क्या करना है कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है उसकी रेगुलरली 7 टाइम्स अ डे. 7 टाइम्स अ डे कब? जैसे मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट खवानीन को कहते हैं थोड़ा खाएं और बार बार खाएं. तो 7 टाइम्स अ डे अगर वो खाना खाती है तो एक उसकी काउंट ब्लड शुगर देखनी है बिफोर, 1 घंटा पहले उसके खाना खाने से, और दूसरी देखनी है 1 घंटा बाद खाना खाने से पोस्ट प्रेंडियल. 1 घंटा पहले खाना खाने से उसकी लेस दैन 5.3 मिली मोल पर लीटर होती है एंड 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स लेस दैन 7.8 मिली मोल पर लीटर होनी चाहिए. ये है उसकी टाइट कंट्रोल. इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट? डायबिटीज मेलिटस, इट कॉज नॉजिया, वॉमिटिंग इन द प्रेगनेंसी. टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल होनी चाहिए. इट इज़ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस. Increased insulin doses required in the second trimester of pregnancy, increased risk of severe hypoglycemia, risk of deterioration of pre-existing retinopathy adverse हो सकती है और न्यूरोपैथीज भी एडवर्स हो सकती हैं. अब डायबिटीज़ प्रेगनेंसी पे क्या करती है? देयर इज रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्पशिया स्टिल बट इन्फेक्शन, ऑपरेटेड डिलीवरी रेट, रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड कंजेनिटल मालफॉर्मेशन एंड मैक्रोसोमिया. मैक्रोसोमिया हो जाएगा तो शोल्डर डिस्ट्रोशिया भी हो सकता है. गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की नाइस गाइडलाइंस क्या है? नाइस गाइडलाइंस 2015 में आई जिसने बताया कि फास्टिंग ग्लूकोज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.6 मिलीमोल पर लीटर. फास्टिंग 5.6 मिलीमोल पर लीटर होनी चाहिए और 2 घंटे का पोस्ट प्रेंडियल 75 ग्राम्स ऑरल ग्लूकोज लोड दी. ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस जो कहते हैं. 2 घंटे बाद उसमें 7.8 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए ग्लूकोज की कंसनट्रेशन. ये थी हमारे पास नाइस गाइडलाइंस. जो हमारे पास हैं WHO की गाइडलाइंस 2013 में आई. इट रिकमेंडेड के फास्टिंग ग्लूकोज 5.1 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए और 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल शुड बी 10 एंड 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल शुड बी 8.5. तो तकरीबन मिलती जुलती है. नाइस ने यहाँ 5.6 लिखा है, WHO ने 5.1 लिख दिया है और 2 आवर्स की उसने लिखी है 7.8, तो उसने 8.5 लिख दिया. पीछे जो उसने मैनेजमेंट में कंट्रोल किया है 1 आवर बिफोर उसकी 5.3 होनी चाहिए, तो 5.3 लिखते हैं. और 7.8 जो उसकी 1 घंटे बाद की लिखी हुई है दैट इज़ द सेम इन केस ऑफ आई गेस 2 आवर्ली. हाँ, नाइस गाइडलाइन में. फैक्टर्स एसोसिएटेड पुअर प्रेगनेंसी आउटकम इन डायबिटीज़. मटर्नल सोशल डिप्रिवेशन हो, फॉलिक एसिड ना उसने लिया हो, टाइट कंट्रोल ना रखा हो उसने, प्री कंसेप्शन केयर ना की हो, और सब ऑप्टिमल फीटल सर्विलेंस ऑफ बिग बेबीज़. थायराइड का इशू क्या होता है? थायराइड में इशू ये होता है कि हमें पता है थायराइड कहाँ से बनता है. थायरोग्लोबुलिन हार्मोन के साथ बाइंड करके आता है. अगर कोई एक मदर हाइपोथायराइड है तो उसकी 40% कंसनट्रेशन थायरॉक्सिन प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ करते हैं. अगर वो 100 मिलीग्राम ले रही है तो उसे कहते हैं 150 मिलीग्राम ले लें. 140 मिलीग्राम की टैबलेट नहीं आती इसलिए 150 की कहते हैं तो ले लें. हाइपरथायराइड है, इसका इंसिडेंस है 2 पर 1000 प्रेगनेंसीज. अक्सर ख़वातीन हाइपरथायराइड में होती हैं. ट्रेमर, स्वेटिंग, इंसोम्निया, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है. तो ऐसे सूरत में इसकी मैनेज करते हैं, इसके थायरॉक्सिन को कंट्रोल करके रखते हैं और उसकी डोजेज को एडजस्ट करके रखते हैं. डोजेज यूजुअली नीड टू बी रीएडजस्टेड पोस्टपार्टमली टू प्रिवेंट अ रिलैप्स. ये ना हो कि दोबारा थायराइड या आज ग्रेव्स डिजीज़ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर जाए. फीटल ग्रेव्स डिजीज़ भी हो सकती है एंड द रिस्क ऑफ फीटल ग्रेव डिजीज़ आफ्टर 20 वीक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेवल. कितनी एंटीबॉडीज़ हैं फीटस में? ग्रेव्स डिजीज़ तभी हो सकती है जब पता लगे कितनी एंटीबॉडीज़ गई हैं. ओवरऑल लेस देन 10% ऑफ ग्रेव्स डिजीज़ एसोसिएटेड विद हाई लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज़. थायराइड स्टॉर्म. थायराइड स्टॉर्म क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है एकदम. थायराइड डिजीज़ में एकदम इतना थायराइड हार्मोन रिलीज होता है. इट कैन बी फैटल इन 20 to 50% ऑफ अनट्रीटेड केसेस. इट इज़ यूजुअली रिजल्ट ऑफ आइदर अंडर ट्रीटमेंट, पूरी ट्रीटमेंट नहीं कराई, यहाँ पे एकदम ऐसे इन्फेक्शन है जिसने फॉलिकल्स में से थायराइड को हार्मोन को निकाल दिया. इट इज़ एसोसिएटेड विद लेबर एंड मिमिक इमिनेंट इक्लेम्शिया. ऐसा लगता है कि क्लैम्शिक कंडीशन है कि पर्सन सीजर्स में जा रहा है लेकिन ऐसे सीजर्स में नहीं जाता. ट्रीटमेंट प्रोपाइल थायोरेसिल, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑब्वियसली शॉक है, वाइल बीटा ब्लॉकर्स वो पेरिफेरल कन्वर्जन रोकते हैं T4 to T3 एंड ब्लॉक द पेरिफेरल इफेक्ट ऑफ थायरॉक्सिन एंड सपोर्टिव केयर विद रिहाइड्रेशन. एंड रिहाइड्रेशन भी रिक्वायर्ड है. शॉक में रिहाइड्रेशन तो करनी है. पैराथायरॉयड डिजीज़ करनी नहीं, पिट्यूटरी एड्रिनल करना नहीं. अब आ जाओ हार्ट डिजीज़ पे. प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या करनी है? जिनको हार्ट डिजीज़ हैं ख़वातीन को, दे विल बी अवेयर ऑफ देयर कंडीशन प्रायर टू बिकम प्रेगनेंट. ऐसी ख़वातीन को पूरी तरीके से असेस करना चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट से कि क्या आया ये जो कार्डियक लोड भरेगा उसको पूरा बेयर करने में आर दे इफेक्टिव और नॉट. इश्यूज़ इन प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ऑफ द वुमन विद हार्ट डिजीज़.
there is a risk of maternal death. There is a risk of reduction in the maternal life expectancy. Effects of the pregnancy on cardiac disease, mortality associated with high risk of condition, risk of fetus developing congenital heart. तो congenital heart disease fetus में भी आ सकती है. Contraception, adoption, surrogacy के भी वो options हैं, and timing of the pregnancy can be changed. एंटीनेटल मैनेजमेंट में ऑब्वियसली हर रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, जुगुलर वेनस प्रेशर, हार्ट साउंड्स, एंकल एंड सैक्रल एडिमा, प्रेजेंस ऑफ बेसल क्रेपिटेशन उसे सुनाई दें. हम लोगों ने वो रखनी है, उसका रिकॉर्ड में रखनी है. व्हाट इज़ NYHA, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की स्टेजिंग और क्लासिफिकेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली स्टेज है क्लास है माइल्ड, जिसमें देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. पेशेंट के सिम्टम्स फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिमिटेड नहीं होते हैं. Ordinary physical activity does not precipitate fatigue, palpitation, dyspnea and angina until unless the patient perform a heavy exercise, तब उसे जाकर symptoms आते हैं. माइल्ड क्लास में स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करती है. शी फाइंड्स हरसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ फटीग एंड पाल्पिटेशन, कंफर्टेबल एट रेस्ट, बट ऑर्डिनरी अगर कोई काम करे तो उसे बहुत फटीग और डिस्निया हो जाता है. मॉडरेट, अगर मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अब इसमें अगर थोड़ा सा भी काम करती है तो उसे बहुत ज़्यादा मसला होता है. शी इज़ कंफर्टेबल एट रेस्ट बट ऑर्डिनरी एक्टिविटी, थोड़ा सा काम करती है, बाल कंघी करती है इवन, तो शी कॉजेज फटीग, पाल्पिटेशन, डिस्निया. और सीवियर स्टेज में शी इज़ अनएबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिस्कम्फर्ट. सिम्टम्स ऑफ कार्डियक इनसफिशिएंसी एट रेस्ट, इफ़ एनी फिजिकल एक्टिविटी इज़ अंडरटेकन तो डिस्कम्फर्ट इंक्रीज़ हो जाता है. टोरंटो रिस्क मार्कर्स क्या हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट लीव इट. बहरहाल हम ऐसी ख़वातीन को जिन्हें हार्ट डिजीज़ हो एंटी कोआगुलेशन थेरेपी भी देते हैं, एंटी कोआगुलेंट्स भी लगाते हैं. हाई रिस्क कार्डिक कंडीशन, कौन सी कार्डिक कंडीशन हाई रिस्क है? सिस्टेमिक वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, आयोटिक पैथोलॉजी जैसे मार्फन सिंड्रोम जिसमें आयोटिक रिगर्ज हो रही है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, राइट एंड लेफ्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लेजन, आयोटिक माइट्रल स्टेनोसिस, प्रोस्थेटिक हार्ट पल्स, नेटल जो है प्रीवियस प्रीपार्टम कार्डियोमायोपैथी. फीटल रिस्क ऑफ मैटरनल कार्डिक डिजीज़, फीटल में क्या रिस्क है ऑफ मैटरनल कार्डिक डिजीज़ के बच्चे में क्या आ सकता है? हाँ, देयर कैन बी रिकरेंस ऑफ देयर कैन बी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, मैटरनल साइनोसिस, फीटल हाइपोक्सिया के लीड कर सकता है, आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इफेक्ट्स ऑफ मैटरनल ड्रग्स लाइक टेराटोजेनेसिस, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड फीटल लॉस. वो हाउ डू यू मैनेज सच पेशेंट लेबर एंड डिलीवरी. ऐसी ख़वातीन को अश्योरेंस की जाती है, assuring normal progress in the labor. जो ही उनकी सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी आती है, द सेकंड स्टेज में डिलिबरेटली इट इज़ केप्ट शॉर्ट. उनके ऐसे स्टेज में जैसे पुश करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो सेकंड स्टेज इतनी छोटी रखी जाती है. कैसे कि फॉर्सेप्स यूज़ कर दिया जाता है, फॉर्सेप्स डिलीवरी, वंटर्स डिलीवरी यूज़ कर दी जाती है, कई दफ़ा सिज़ेरियन सेक्शन भी कर दिया जाता है. ओनली वन इन द सिचुएशन व्हेन मैटरनल कंडीशन इज़ कंसिडर्ड टू अनस्टेबल टू टॉलरेट फिजियोलॉजिकल डिमांड्स ऑफ लेबर. अगर तो खातून की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ है तो आप सिज़ेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं. सिज़ेरियन सेक्शन के साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन कंडीशन दैट आर लाइकली टू बी लेस वेल टॉलरेटेड विद वुमेन विद कार्डियक डिजीज़. नॉर्मल खातून तो शायद थ्रोम्बोसिस को नहीं, हेमरेज को ओवरकम कर जाए, बट कार्डियक डिजीज़ वाली नहीं कर पाएगी. एर्गोमेट्रीन जो एक वेजो कंस्ट्रक्टर है, मे बी एसोसिएटेड विद इंटेंस वेजो कंस्ट्रक्शन, हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर, एंड देयरफॉर इट इज़ गिवन इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर विद सिंटो मतलब ऑक्सीटोसिन, सिंटोसाइनिन के साथ एर्गोमेट्रीन दी जाती है जो वेजो कंस्ट्रक्टर है, ताकि उनकी हेमरेज को रोक दिया जाए. मैनेजमेंट में यहाँ लिखा हुआ है कि avoid induction of labor if possible, use prophylactic antibiotics, ensure fluid balance, avoid the supine position. Obviously supine में तो रखना है, left lateral position में रखना है. Use syntocin judiciously and discuss regional epidural anesthesia with senior anesthetist. ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलिंग प्रेगनेंसी, अगर हार्ट फेल कर जाता है तो फिर ड्रग्स थेरेपी होगी, ऑक्सीजन दी जाएगी, मॉर्फिन में भी रिक्वायर्ड. एरिथमिया कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट करेक्शन और ड्रग थेरेपी लाइक एडिनोसिन फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया इज़ गिवन. और फीटल वेलबींग को श्योर किया जाता है वाइल परफॉर्मिंग कंटिन्यूस सीटीजी. रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी इन्फेक्शन, अनीमिया, ओबेसिटी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टोकोलिटिक्स, मल्टीपल गेस्टेशन, हाइपरटेंशन, एरिथमियास, पेन रिलेटेड स्ट्रेस एंड फ्लूइड ओवरलोड. स्पेसिफिक कंडीशन लाइक अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है जो कि अक्सर MI कॉज कर देती है इन फीमेल दैट आर ग्रेटर दैन 40 years of age and with less than 1% चांसेस उन खवातीन में who are greater than 35 years of age. तो इनमें coronary artery, ऐसे खवातीन में coronary artery dissection is the primary cause of postpartum period.
पोस्ट एथेरोस्क्लेरोटिक एंड कोरोनरी आर्टरी डायसेक्शन जो है इन द अंडरलाइंग पैथोलॉजी इज फ्रीक्वेंटली नॉट एथेरोस्क्लेरोटिक एंड कोरोनरी आर्टरी डायसेक्शन द प्राइमरी कॉज ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड। मतलब होता कुछ यूँ है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में हार्ट इस्कीमिया में जाता है तो कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाइज द हार्ट वो ब्लॉक होती है एंड दैट कॉजेज इश्यूज इन द पोस्टमार्टम पीरियड। दूसरा है एयोर्टिक एंड माइट्रल स्टेनोसिस। इसके रिस्क हैं अक्सर ख़वातीन को तो प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है कि शी इज़ हैविंग अ माइट्रल स्टेनोटिक, शी इज़ हैविंग अ स्टेनोटिक वॉल, क्योंकि जब लोड बढ़ता है तब उन्हें जाके दिल की धड़कन में मसला ऐसा महसूस होता है। एयोर्टिक स्टेनोसिस और माइट्रल वॉल स्टेनोसिस they increase the risk factor for maternal morbidity and mortality as a result inability to increase the cardiac output to meet the demands of pregnancy। फिर मार्फन सिंड्रोम इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑब्वियसली ये तो कोलाजन का डेफिशिएंसी का मसला है जिस कॉजेज प्रोलैप्स, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करना नहीं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करना नहीं, इसमें से अस्थमा करना। अस्थमा का प्रेवलेंस है 2 to 4% इन द प्रेग्नेंट वूमन और अस्थमा माइल्ड अस्थमा मोस्टली जो एपिसोड अकर करते हैं बिटवीन 24 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में अकर करते हैं। ऐसी ख़वातीन को दे शुड बी आस्क्ड टू कंटिन्यू लेबर। स्टेरॉइड्स देते हैं, एस्थमिक ड्रग्स देते हैं, साल्बुटामॉल देते हैं, और bronchoconstrictors such as ergotamine or prostaglandin F2 alpha that is avoided in women with having severe asthma। Features of severe life-threatening asthma: peak expiratory flow rate is less than 35, arrhythmia, bradycardia, cyanosis, hypotension, exhaustion, confusion, सारी चीज़ें जो है मसले कॉज कर सकती हैं। Inhaled beta sympathomimetic they are safe as they are ओफाइलिन एक ड्रग है तो बीटा सिम्पैथोमेटिक सेफ है लाइक सैलमीटोरॉल, और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी सेफ हैं। ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो सेफ नहीं होते, ऑरल ना दें आप इसको, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें। ऑरल में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हो जाता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मोंटेग्लूकास ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज़ सेफ। मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा प्रेगनेंसी इज़ अ टाइम टू इम्प्रूव अस्थमा केयर, इंकरेज स्मोकिंग सेशन, इंकरेज करेंगे स्मोकिंग छोड़ दे प्लीज़। इंश्योर पेशेंट एजुकेशन रिगार्डिंग कंडीशन एंड एडिक्वेट यूज ऑफ मेडिकेशन, इंश्योर ऑप्टिमल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स टू थेरेपी विदाउट थ्रू आउट प्रेगनेंसी, मैनेज एक्सर्बेशंस एग्रेसिवली एंड अवॉइड डिलेज इन ट्रीटमेंट, मैनेज एक्यूट अटैक्स इन नॉन प्रेगनेंट इंडिविजुअल एंड ऑफर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के पल्मोनोलॉजिस्ट और बाकी सारे जो हैं मिलके इसको देखें। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में एपिलेप्सी में देयर इज 10-fold इंक्रीज इन द मोर्टालिटी। प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनको एपिलेप्सी हो 10 गुना ज़्यादा उनमें अमवात के चांसेस हैं। एंड 1 in 20 indirect maternal deaths occur in women with epilepsy। प्रेगनेंसी काउंसलिंग इन एपिलेप्सी, ऐसी ख़वातीन को कहना है कि मेडिकेशन प्लीज़ लें, प्रॉपरली लें और उनकी मेडिकेशन चेंज कर दें क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा टेराटोजेनिक होते हैं। रिड्यूस मोनोथेरेपी वेयर पॉसिबल, रिड्यूस टू मोनोथेरेपी, लेकिन जैसे 3-4 ड्रग्स देने के बजाय पॉलीथेरेपी के बजाय सिर्फ एक ड्रग दें। स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस विद मेडिकेशन, प्री कंसेप्चुअल फॉलिक एसिड दें। एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, रिकरेंट सीजर्स तो बार बार आ सकते हैं। द प्रिंसिपल कंसर्न रिलेटेड टू एपिलेप्सी इज़ कि देयर इज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, क्योंकि एंटी कन्वल्सेंट्स ही टेराटोजेनिक होते हैं तो 2 से 3 गुना देर रिस्क फैक्टर के सोडियम वालपोरेट, कार्बामेज़ेपिन, फिनोवार्बिटन, फेनेटोइन, ये सारे कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, फेशियल क्लेफ्ट एंड कार्डिक डिफेक्ट्स और ये अल्ट्रासाउंड से डिटर्मिन हो जाते हैं। इट कैन आल्सो कॉज हाइपोप्लेजिया, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। और वालपोरेट तो लीवर को भी उसके C/50 को डिक्रीज़ कर देता है तो इट इज़ अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। इट कैन कॉज मैटरनल फीटल हाइपोक्सिया और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी कॉज कर सकते हैं, इसलिए 5 मिलीग्राम डेली फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। द रीज़न फॉर इंक्रीज फिट फ्रीक्वेंसी इन प्रेगनेंसी देयरफॉर इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। होता कुछ यूँ है कि एक खातून खाती है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सीजर्स पड़ते हैं। वो इसलिए है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग वो होता ना था लिवर होता था कंप्रोमाइज़, एज वेल एज स्लीप डिप्रीवेशन या स्ट्रेस या पुअर कंप्लायंस विद मेडिकेशन, इस सारी वजूहत की वजह से ज़्यादा उसे फिट्स पड़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इंकरेज, अगर खातून के बच्चा हो गया है तो ब्रेस्ट फीडिंग दें। ऑल्सो फीडिंग इज़ बेस्ट अवॉइडेड फॉर फ्यू आवर्स, अगर मेडिसिन लिया तो 2-4 घंटे बाद से फीड दें। ये ना हो कि ब्रेस्ट फीडिंग से वो
मेडिसिन का भी असर जाए। कॉजेज ऑफ सीजर्स इन प्रेगनेंसी, एपिलेप्सी, इक्लेम्शिया, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, स्पेस ऑक्यूपाइंग कोई भी लगे ना उसकी वजह से भी सीजर झटके पड़ सकते हैं। सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रल मलेरियल, टॉक्सोप्लाज्म और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, पर्परा, ड्रग एंड अल्कोहल विड्रॉल, टॉक्सिक ओवरडोज, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज, एग्जांपल हाइपोग्लाइसीमिया। हेमेटोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। हमने जैसे पढ़ा था कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 110 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, अब ये जर्नल है बात, 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इट इज़ एनीमिक। अगर जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है हीमोग्लोबिन तो अनीमिया है। सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है इट इज़ कॉल्ड एनीमिया। द वुमन विल बी कॉल्ड एनीमिक। और पोस्टमार्टम स्टेज में अगर तो 10 ग्राम से भी कम है तो अरेंज ब्लड, शी इज़ डिफाइंड एज एनीमिक। तो साइन एंड सिम्टम्स विल बी डिस्निया, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेलर कलर होगा साइंस में। तो ऐसे ख़वातीन को आयरन सप्लीमेंट्स दें और अगर ड्यूरिंग डिलीवरी पोस्टमार्टम में अगर सीज़र के चांसेस ऐसे हो सकते हैं ऐसे ख़वातीन को तो डू प्रिस्क्राइब देम कि अरेंज ब्लड। थैलेसीमिया भी नहीं, ये भी नहीं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिसऑर्डर्स में हमें पता है जैसे गर्ड बढ़ जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बढ़ जाती हैं, क्यों? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन लेवल। सीलिएक डिजीज़ भी ज़्यादा प्रिवेल नहीं करती, 0.3 to 1% जनरल पॉपुलेशन, लेकिन ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स मोर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इट अकर्स 3 per 1000 प्रेगनेंसीज इन it occurs in women in 3 per 1000 pregnancies. Women with IBD have reduced fertility rates compared to the general population. पैंक्रियाटाइटिस है तो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अक्सर प्रेजेंट करता है ड्यू टू अल्कोहलिज्म, हाइपरट्राइसल्फेस्टिडीमिया एंड हाइपरपैराथायराइडिज्म। वायरल डिजीज़ में वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, इसकी ए और ई फिकोरल होते हैं, बी सी डी पेरेंट्रल म्यूकोजल या सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलते हैं और हेपेटाइटिस बी जी भी पेरेंट्रल कंटैक्ट से फैलता है। गॉल स्टोन, एस्ट्रोजन obviously lead to increased cholesterol secretion and supersaturation of bile and leads to more gallstone synthesis. सिरोसिस ऑफ द लिवर होती है क्योंकि बिकॉज देयर आर फाइब्रोसिस, लिवर की फाइब्रोसिस हो जाती है विच लीड्स टू इसोफेजियल वायरसेस, ब्लीडिंग होती है फर्दर। अदर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हेपेटिक फेलियर, इंसेफ्लोपैथी, जॉन्डिस एंड malnutrition। बाकी चैप्टर्स टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।